नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स फिस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं उसका नाम है बॉन्ड्स। एक्चुअली मेरे वीडियो के फॉलोअर हैं प्रियाशा शर्मा जी, जिन्होंने अपने कमेंट में मुझसे बॉन्ड के बारे में समझाने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क और बॉन्ड वैल्यूएशन एंड बॉन्ड की जो वो है इक्विटी, मतलब इक्विटी होल्डिंग जो है, यानी उसका जो यील्डिंग प्रोसेस है वो मुझे समझाने के लिए कहा गया है। तो मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के दो वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क, साथ ही साथ बॉन्ड का कंसेप्ट भी मिलेगा, और दूसरे वीडियो में बॉन्ड इवैल्यूएशन और बॉन्ड की जो एस्टिमेटिंग यील्ड्स होती है, यानी आपको कितना वो रिटर्न दे सकता है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे बॉन्ड के बारे में और फिर लेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड रिस्क। तो सबसे पहली चीज बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं, बॉन्ड होता क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं, जो मेरे कॉमर्स के जो मेरे दोस्त आ रहे हैं, जो इस चैनल फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसे कैपिटल जनरेशन की जरूरत होती है। उस कैपिटल जनरेशन के लिए उसके पास कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें इक्विटी होती है, यानी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, और उनमें एक तरीका बॉन्ड का भी है। वैसे तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन अगर एक सिंगल डिफरेंस की मैं बात करूं तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसी न किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, यानी बॉन्ड्स आर मोर सेफ देन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, डिबेंचर्स में कभी भी कोई सिक्योरिटी उनके बैक पे रखी ही नहीं जाती। ठीक, दूसरी चीज, हम एज ए इन्वेस्टर हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गवर्नमेंट पे ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल क्रंच का कोई लॉ, मतलब कोई थ्रेट नहीं होता। लेकिन जहां हम प्राइवेट बॉन्ड्स की बात करें, जिसमें प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, उनमें फाइनेंशियल क्रश होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इस वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है वो बॉन्ड्स में ज्यादा इशू करती है, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज्यादा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स को वो कम प्रेफर करती है। ठीक, तो सबसे पहले बॉन्ड जो है एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ऑब्वियसली कि भाई कोई भी बंदा इन्वेस्ट करेगा तो साल 2 साल के लिए नहीं, वो लंबे समय के लिए भी करता है इन्वेस्ट। सेकेंड है, ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू इशू किया जाता है। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग कैपिटल। थर्ड इज, इसको है कि जैसे अभी हम आप लोग में ही डाउट होगा कि एग्जैक्टली बॉन्ड्स इशू कौन करता है। ठीक, तो वो तो ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ब्रीफ में है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, साथ ही साथ पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी करती हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस बेसिकली इसको करती है ताकि उन्हें इंस्टेंट और इमीडिएट कैपिटल जनरेशन मिल जाए। ठीक, फिर है बॉन्ड होल्डर्स की पोजीशन इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऑलमोस्ट सेम होती है, बस एक ही सेंस ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी लेनदार होते हैं। पोजीशन सेम क्यों है? क्योंकि जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न में फ्लक्चुएशन होता है, वैसे ही बॉन्ड होल्डर्स के रिटर्न में भी फ्लक्चुएशन होते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा डिबेंचर्स के साथ नहीं है। डिबेंचर्स में जो रिटर्न है वो फिक्स होता है। तो अब सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि डिबेंचर्स, बॉन्ड और इक्विटी में कौन सबसे बेस्ट है। डिबेंचर्स जो कि 0% रिस्क पे होते हैं, उनमें कोई रिस्क नहीं होता। 6% का बाय डिफॉल्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ऑफर होता है। सेकेंड है, बॉन्ड्स में मान लेते हैं इसमें 10% का रिस्क है। रिस्क इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपके जो परसेंटेज बॉन्ड्स होते हैं उनकी वजह से आपको लॉस सफर करना पड़ सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आप सभी जानते हो, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लॉस भी बियर करेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो तो अंडरस्टूड है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और है कि बॉन्ड्स में एक कंडीशन ये है कि आप अगर बॉन्ड होल्डर हैं और एक तरीके से पार्टिसिपेंट बॉन्ड होल्डर हैं, तो वहां पे आप अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो आपको लॉस भी सहना पड़ सकता है। ठीक, आइए चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की तरफ, और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क। बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में जो पहला टाइप मैंने आपके सामने रखा है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके बारे में अभी मैंने इसके जो फीचर उसमें बता ही दिया था। मेन है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय आइदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसमें आरबीआई इसलिए मैंने लिया क्योंकि और जितने बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजरी बैंक नहीं के सेंस में नहीं होते। लेकिन आरबीआई, जिसको हम जानते हैं हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइजरी बैंक भी कहलाता है। ठीक है, ये जीरो रिस्क बॉन्ड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हर एक इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर फाइनेंशियल क्रश होता भी है
तो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू जो है कैश इशू करेगी और आपका रिटर्न साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको रिपे करेगी। ठीक। सेकंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब है ऐसे बॉन्ड्स जो कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के थ्रू इशू किए जाते हैं। ये थोड़े वल्नरेबल होते हैं रिस्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिस्क है फाइनेंशियल क्रश का, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का, जिसमें अगर कंपनी आउट ऑफ कैश हो जाए या उसके पास प्रॉफिट्स उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि वो आपको रिटर्न पे कर पाए, तो वो आपको रिटर्न के लिए वेट भी करवा सकती है या फिर डिक्लेयर कर सकती है कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। और जब कंपनी वाइंड अप होगी यानी बंद हो जाएगी, उस समय आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे रिपे कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर पेबल है तो। तीसरा है कूपन बॉन्ड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बाद ये तीसरा नंबर कूपन बॉन्ड से कहां से आ गया। कूपन बॉन्ड्स का मतलब है कि जब बॉन्ड्स इशू होते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक जीरो कूपन बॉन्ड इशू होता है और एक कूपन बॉन्ड इशू होता है। कूपन बॉन्ड का मतलब है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगा दिया जाता है। मैं इसको थोड़ा इलस्ट्रेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं एज ए इन्वेस्टर 8% के कूपन बॉन्ड्स को मैंने ले रखा है, ठीक है, लेकिन अगर जिस कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया है उसी कंपनी ने दोबारा इशू किया बॉन्ड्स और उसने 10% पे इशू कर दिया, और मैं अपना बॉन्ड्स किसी को अगर बेचना चाहूँ कि भाई मुझे दूसरे बॉन्ड्स लेने, आप इसको ले लो, तो अगला बंदा ये देख रहा है कि उसको 10% बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करने की वजह से उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो मेरा बॉन्ड क्यों लेगा, 8% वाला लेगा। आप ही अगर आप सोचिए कि आप 8% वाले बॉन्ड होल्डर हैं और 10% वाला ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर दिया है, तो 8% वाले पे कोई क्यों जाएगा। 8% वाले पे लोग तभी जाएंगे जब उनके पास उतने पैसे ना हो कि वो 10% वाले बॉन्ड्स को अफोर्ड कर पाए। ठीक, तो यही है मेन। कूपन बॉन्ड्स का एक ड्रॉबैक यही है कि इसमें आपको परचेजिंग पावर रिस्क मिलेगा और इंटरेस्ट रेट दोनों ही रिस्क इसमें आपको मिलेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कूपन बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया और गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। इसमें और भी टाइप्स हैं, आइए उसको भी देखते हैं और फिर चलेंगे सीधे बॉन्ड रिस्क पे। बाकी और टाइप्स के बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहला कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें वो है जब सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं तो उसमें एक क्लॉज है कन्वर्टिबिलिटी या नॉन कन्वर्टिबिलिटी का। ठीक, वो कैपिटल क्लॉज में इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं वो कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। यानी बॉन्ड अगर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि बॉन्ड इक्विटी या डिवेंचर में कन्वर्टिबल है तो हम उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो हमारे खुद के ऑप्शन पे है कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, नॉन कन्वर्टिबल का मतलब है ऐसे बॉन्ड्स जिनको हम किसी भी अदर सिक्योरिटीज में चेंज नहीं कर सकते, चाहे मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें यूज नहीं हो सकता। लेकिन कन्वर्टिबल में मेन है कि बॉन्ड, शेयर्स या डिवेंचर्स आप जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो आपके खुद के ऑप्शन पे। लेकिन उसमें यही है कि अगर आप बॉन्ड से किसी और सिक्योरिटीज में स्विच करते हैं तो आपकी जो रिस्क लायबिलिटी है वो बढ़ सकती है। ठीक, डिवेंचर्स में तो नहीं बढ़ेगी लेकिन शेयर होल्डिंग में जरूर बढ़ जाएगी। सेकंड है इसका इनकम बॉन्ड्स। इनकम बॉन्ड्स मेन है, अभी मैंने बताया था कि आपको कि शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस ओनरशिप और क्रेडिटरशिप के बीच का अंतर है। यानी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं जो मैंने बताया था, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स, और बॉन्ड होल्डर्स ओनर नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। लेकिन बॉन्ड में भी आपके दो तरीके के होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड एंड कूपन बॉन्ड्स। ठीक, तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी मार्केट स्टैंडिंग में कंपनी की, आपको वैसे ही रिटर्न या लॉस झेलना पड़ सकता है। ठीक, लेकिन अगर कूपन बॉन्ड है या इनकम बॉन्ड से अगर मैं मेन बात करूं तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंपनी के लिए मैंडेटरी बन जाता है, वो आपको मना नहीं कर सकता अगर उसने इनकम बॉन्ड्स आपको इशू किए हुए हैं तो। ठीक, लेकिन अगर इनकम बॉन्ड एक जनरल बॉन्ड इशू किया हुआ है तो वहां पे कंपनी आपको मना कर सकती है कि अभी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कर लो, हम आपको अगले उस पे प्रॉफिट अर्निंग पे हम आपको पेमेंट करेंगे। ठीक, अगला है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल बॉन्ड्स। जैसे हमने इरिडीमेबल और रिडीमेबल डिबेंचर सुने हैं, वैसे ही शेयर्स भी होते हैं और ऐसे ही बॉन्ड्स भी होते हैं। इसका मतलब मेन है रिडेम्पशन का मतलब है बायबैक करना, यानी किसी भी सिक्योरिटी को जो कंपनी ने इश्यू किया है कंपनी उसे बायबैक कर लेती है। क्यों? ताकि वो अपने जो वो है फाइनेंशियल जो लायबिलिटीज है उससे कम कर पाए। मेन है कि अगर कंपनी के पास
ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने अगर सिक्योरिटीज इशू करके रखी हैं और उसके पास प्रॉफिट आया तो उसकी आधे से ज्यादा प्रॉफिट तो उसके फाइनेंशियल लायबिलिटीज में निकल जाएंगे, जिसमें रिटर्न देने में चला जाएगा, यानी डिबेंचर्स को रिटर्न, बॉन्ड होल्डर्स को रिटर्न, शेयर होल्डर्स को रिटर्न। तो कंपनी करती क्या है कि जब जरूरत पड़ती तब इशू कर देती है, लेकिन जब उसके पास पैसे अच्छे खासे आ जाते हैं तो वो अपने सिक्योरिटीज इशूड को बायबैक भी कर लेती है, लेकिन ये बायबैक कंपनी के वाइंड अप से पहले ही होता है। ठीक है, इरिडेमेबल बॉन्ड्स का मतलब है कि इनका रिडम्पशन कंपनी के वाइंड अप केस में ही होगा। ठीक, ये कंपनी की पूरी लाइफ यानी वर्किंग लाइफ में इनका रिडम्पशन नहीं किया जाता। ठीक, यानी बायबैकिंग नहीं होती। लास्ट है पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स। पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स थोड़े अनपॉपुलर हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उस इंटरेस्ट के अलावा बॉन्ड होल्डर्स एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड परसेंटेज तक, किसमें? शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स में। ठीक, तो जब उन्होंने भाई पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स ले रखा है तो उनके पास ये राइट है कि वो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट में इनफिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करके आपसे पैसे निकलवा सकते हैं। तो भाई कोई भी शेयर होल्डर अपनी अर्निंग में एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करवाना चाहेगा। इस वजह से पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में थोड़े अनपॉपुलर माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क के बारे में, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके बॉन्ड इवैल्यूएशन के साथ और बॉन्ड यील्ड के साथ। ठीक, स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स। तो इसमें बेसिकली मेनली 3 रिस्क ही आते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट का मतलब होता है लोन ऑब्टेन करना या हमारा रिटर्न वापस आना। ठीक, मैंने भी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हम ज्यादा सिक्योरिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है क्या, गवर्नमेंट को कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होने पाता। अगर होता भी है तो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू अपने उस क्राइसिस को कवर कर ही लेती है, लेकिन कंपनीज के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी इंस्टेंट कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। और अगर आपने मतलब ऐसा नहीं कि कंपनीज ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे रेयर केसेस आए हैं जिसमें बॉन्ड होल्डर्स को लॉस सफर करना पड़ा है कि अगर उन्होंने पैसे मांगे हैं या लोन उठाया है बॉन्ड्स अगेंस्ट तो उन्हें नहीं मिल पाया है, कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया है। ठीक, तो मेन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैव नो रिस्क एलिमेंट, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि रिस्क एलिमेंट इनमें नहीं होता। लेकिन किसी भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के अगर बॉन्ड्स आपने लिए हैं तो वहां पे आपको क्रेडिट रिस्क का एलिमेंट मिल सकता है। ठीक है, सेकेंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क में 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक जीरो कूपन बॉन्ड और दूसरा कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है ये फ्लेक्सिबल टाइप के बॉन्ड होते हैं। इसमें अगर मार्केट में ऊपर नीचे होता है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये बढ़ जाएंगे, कम होगा तो कम हो जाएंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ये अडॉप्ट कर लेते हैं तुरंत ही। लेकिन अगर कूपन बॉन्ड्स आपने लिए हैं तो इसमें अगर मार्केट चढ़ रहा है यानी ऊपर गया है, अप हुआ है, तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कूपन बॉन्ड्स में आप 8% या इसके आगे कोई भी परसेंटेज ले रहे हैं। मान लीजिए 10% का लिया और 12% पे बॉन्ड पहुंच गया तो आपको 10% पे ही रिटर्न मिलेगा, आपको 12% का फायदा नहीं मिलेगा। और आप अगर 10% वाले बॉन्ड को मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहां पे आपको शायद ही मतलब ऐसा नहीं खरीदार नहीं मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। ठीक, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तीसरा है परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क एक्चुअली इंटरेस्ट रेट रिस्क से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, मेन है। मान लीजिए मिस्टर ए ने 8% का बॉन्ड ले रखा था। ठीक, अब उन्हें ये बॉन्ड बेचना है और दूसरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कंपनी ने किया क्या, उसने 10% का बॉन्ड मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब लोग 10% पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 का 10% देखा जाए तो कितना होता है, 100 रुपए होता है। तो जहाँ 1000 पे 100 रुपए मिल रहा था, वहाँ 8% के हिसाब से 1000 पे कितना मिलेगा, 80 रुपए। तो 20 रुपए का नुकसान सहेगा बंदा, तो 20 रुपए का नुकसान कोई क्यों लेगा। तो इस वजह से वो 10% वाले पे ज्यादा फोकस करेगा और आप वाले पे कम फोकस करेगा। ये है परचेजिंग पावर रिस्क जो कि बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड होता है। एक समअप किया देता हूँ। क्रेडिट रिस्क में मेन है आपको अगर आपको लोन भी चाहिए बॉन्ड्स अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आप मॉर्गेज कर देते हैं तो वहां पे आपको लोन मिलना आसान होता है। लेकिन कंपनी के अगर बॉन्ड्स आप मॉर्गेज करते हैं तो उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें जीरो कूपन बॉन्ड और कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कूपन बॉन्ड जो है वो फिक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते।
इसमें अगर आपने 8% लिया है और 10% मार्केट में इशू हो गया है तो आपको 8% वाले को सेल आउट करने में और नए कूपन बॉन्ड्स लेने में दिक्कत हो सकती है। और लास्ट है परचेजिंग पावर है, जो कि इससे एसोसिएटेड है। इसमें मेन है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को सेल आउट करना चाहते हैं, वो 8% पे है और 10% पे कंपनी ने ऑलरेडी इशू करके रखा है, तो आपके वो 8% बॉन्ड्स को बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि प्रियाशा शर्मा जी को मेरा लेक्चर पसंद आएगा और उन्हें समझ भी आएगा। सिर्फ उन्हें ही नहीं, और जितने लोगों को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी उनके लिए भी ये वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशन और बॉन्ड यील्ड्स का असेसमेंट करेंगे और जानेंगे कि उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।